2025 का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। हालांकि पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। जहां साल 2013 में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, तो वहीं इस बार के महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। 40 वर्ग किलोमीटर मेले परिसर को भव्य तरीके से सजाया और चमकाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। संगम तट पर कुंभ स्नान करने आने वाले साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कुंभ के आयोजन में राज्य सरकार को मदद की है। महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6,382 करोड़ रुपए का है। इसमें से 5,600 करोड़ रुपए पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की टीम प्रयागराज महाकुंभ के क्षेत्र में ही कैंप कर रही है। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद किले की तरह पुख्ता किया गया है। कुंभ मेले के शुरू होने के 20 दिन पहले ही भीड़ के चलते 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इस वक्त हम संगम पर है और संगम पर कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से इस दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ को यहां पर लोग आएंगे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार ये कॉटेज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कॉटेज बनाए गए हैं। पूरे संगम के दोनों तरफ यहाँ पर कॉटेज बने हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, जो महिला श्रद्धालु हैं, उनके लिए कॉटेज बनाए गए ताकि अपने जो कपड़े हैं यहाँ बदल सकते हैं। और ये वो किनारा है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ पर एक ही धारा में मिल जाती हैं और यही वजह से यहाँ संगम का कहा जाता है। और संगम में जिस तरीके से यहाँ पर आस्था की लोग डुबकी लगाने यहाँ पर आते हैं और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनका आना शुरू हो जा चुका है। देखिए किस तरीके से तमाम श्रद्धालु हैं वो आनंदमय हो रहे हैं। तमाम जो संगम के किनारे ध्वज पताकाएं जो लहरा रही हैं, निश्चित रूप से ये ध्वज पताकाएं जो महाकुंभ होने वाला है उसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है, लोग आ जा रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें या फिर सरकार पूरे तन मन या फिर यह समझिए कि जो लोग देश दुनिया से विदेश तक के जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं इस संगम में स्नान करने के लिए, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और आस्था का जो जमघट यहाँ पर लगा है वो वाकई देखने वाला है। इस तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से लोग लगातार संगम में उनकी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ये कल हालांकि 13 तारीख से तमाम जो अमृत पान जो स्थान है, पिछले बार उनको शाही स्नान बोला जाता था, लेकिन इस बार कुछ शब्दों में परिवर्तन किया गया है। अमृत स्नान के नाम से 6 जो स्नान बनाए गए हैं उनमें अपार भीड़ यहाँ पर होने वाली है। महाकुंभ में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचेंगे, जिसके चलते भीड़ भी भारी होगी, जिसमें परिजनों को ये डर जरूर सताता है कि कहीं उनके साथ आने वाले खासकर बच्चे बिछड़ ना जाएं। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले बच्चों की सहायता के लिए रेलवे ने विशेष योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर एक अलग काउंटर होगा जहां पर बच्चों से संबंधित जानकारी और सहायता दी जाएगी। मदद के लिए यहाँ विशेष तौर पर अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे। बाल अधिकार डेस्क, इसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि महाकुंभ के दौरान जैसे कि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसमें हर आयु वर्ग के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, तो कई बार ये बच्चे अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो भटके हुए होते हैं, या हो सकता है कि बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो, इस तरह की कुछ घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इन्हीं बच्चों की हर तरह की सहायता करने के लिए, उनको उनके परिजनों से मिलाने के लिए, उनका कोई किसी तरह का दुरुपयोग ना हो सके उनकी बाल्यावस्था का, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं वहां सभी जगह पे इस तरह की एक हेल्प डेस्क, बाल अधिकार डेस्क के नाम से स्थापित करेंगे, जिसमें जो हमारे कर्मचारी चाहे आरपीएफ, जीआरपी और जो हमारे एनजीओज हैं इस कार्य में संलग्न हैं उनकी मदद लेंगे
और उन सभी को भी हम इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वे बच्चों के साथ किस तरह से अधिक अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करें, उनकी समस्या को समझ सकें और अगर उनकी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यकता है उनसे आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनको अगर उनके परिजनों से मिलाने की है या उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा, जबकि दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होगा। पहले शाही स्नान की तैयारियों में मेला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। स्नान पर्व शुरू होने से एक दिन पहले ही लाखों श्रद्धालु मेले क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। मेला प्रशासन का दावा है कि शनिवार शाम तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास होने वाला है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए संगम स्नान को सुगम और आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज 7000 बसें चलाने की तैयारी कर रहा है, जबकि मेला क्षेत्र के लिए 550 शटल बसें संचालित की जाएंगी। साथ ही मेला प्रशासन ने स्नान के लिए 10.5 किलोमीटर लंबा घाट भी तैयार किया है। अखाड़ों के संगम में प्रवेश के लिए 2 विशेष रास्ते भी बनाए गए हैं। कुंभ का आयोजन हो और प्रयागराज संगम का किनारा हो तो नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। हम इस वक्त मां गंगा के गोद में हैं, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जो नदियां हैं उनको सनातन धर्म ने, देश दुनिया ने मां का स्थान दिया है। और मैं वहीं पर इस वक्त चल रहा हूं। कैमरामैन से कहूंगा को तस्वीरें दिखाते रहें कि किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है और तमाम जो आस्था का जमघट यहां पर लगा है। कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे तमाम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए नाव पर जा रहे हैं। तमाम लोग श्रद्धालु ऐसे हैं, मां गंगा के किनारे ही ऐसे स्नान कर रहे हैं। और आस्था का जो डुबकी है, निश्चित रूप से यहाँ पर वो भेदभाव खत्म हो जाता है जो लोगों के अंदर होता है, क्योंकि मां गंगा सबको एक जैसा जल देती हैं। वो भेदभाव नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जात पाती और का भेद खत्म हो जाता है, पैसे और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। 2025 का महाकुंभ कैसा आपको लग रहा है, क्या तैयारियां हैं और कैसा होने वाला है? इस बार सरकार ने बहुत भव्य तैयारियां की है। भाजपा सरकार ने बड़ी व्यवस्थाएं की हैं और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है अविस्मरणीय होगा और ऐतिहासिक होगा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हरदोई से आए हैं, हम लोग संगम पे स्नान करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत लग रहा है नज़ारा। यहाँ से देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की और तमाम जो नाव और रुकने की व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही उत्तम व्यवस्थाएं सरकार ने की। आपसे बात करेंगे। जल आप देख रहे होंगे, निर्मल लग रहा है आपको स्नान करने लायक? बहुत ही स्वच्छ और इतना साफ, मतलब पहली बार देख रहा हूँ यहाँ के। लोग कहते थे कि वाकई में महाकुंभ जाइए, संगम जाइए, वहाँ देखिए जाके नज़ारा, लेकिन वाकई में अब जाके बाबा की सरकार में लगा वाकई में कि हाँ ये महाकुंभ है। और इतनी ठंडी होने के बावजूद भी लोग इतनी प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं, इतना मतलब इतनी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं कि मतलब देखते ही बनता है। और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, नाव चल रही है, लोग नाव से भी अपना घूम रहे हैं, संगम के लिए आराम से जा रहे हैं, देखो नहाने के लिए भी। तो ये सब देखते ही बनता है, यहाँ पे नज़ारा जो है देखते। हम लोग आए हैं हरदोई से। और एक सवाल आपसे है, आप यूथ हैं और साधु के वेश में हैं, क्या लगता है कैसे ये जागृति हुई आपके सनातन धर्म में और आप इस वेशभूषा में आ गए? स्पेशली अगर हमारे बारे में कहा जाए तो एक परम पूज्य परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज के मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे, उनसे इतना प्रभावित हुआ कि नौकरी छोड़ दी। और उसमें जो धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान था, वो उस समय उसमें होते हुए भी वो आनंद नहीं था, लगता था। अब महसूस करने को बहुत नकली था। अब कुछ नहीं है, उसमें बहुत कुछ है, इतना है जो बताया नहीं जा सकता है, मतलब व्याख्या से परे चीजें हैं। तो ये इस परिवर्तन के पीछे, और प्रेमानंद महाराज जी का ये भी नहीं कहना है दाढ़ी बड़ी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अंदर से है। ये पर्सनल है, व्यक्तिगत फीलिंग के लिए कि हम अपने आप को जब शीशे में देखें या समाज में हम कोई आचरण व्यवहार ऐसा हमसे न होने पाए, तो कम से कम इसकी ही मर्यादा रखें। और इसके अलावा सब है इंटरनल,
अंदर की अनुभूतियों का है। दाढ़ी से कुछ नहीं, वेश से कुछ नहीं, अंदर के परिवर्तन, हमारे चिंतन का परिवर्तन कैसा हो रहा है, इसके ऊपर सारा फोकस है। और उसी के नाते शायद हमें लगता है अब इस पर ध्यान नहीं जाता, दाढ़ी बड़ी है कि नहीं है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर ये देखने को मिलता है जब 50-60 साल के ऊपर जो लोग पहुंचते हैं तब ये उनको वैराग्य का ध्यान आता है, अध्यात्म तरफ बढ़ते हैं, साधु संत की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन यूथ अगर कोई बढ़ता है तो उसके पीछे वजह क्या रही होगी, और क्या लगता है आपको ये जो मार्ग आपने पकड़ा है यही एक सच्चा मार्ग है? जहाँ तक हमारा ये मानना है कि उम्र का कोई बंधन आदमी के चिंतन से है नहीं, ये होता है हमारे प्रारब्ध, पूर्व जन्म के हमारे किए गए कर्म की वजह से है। और मेरा भाग्य ऐसा है कि बाई चांस धोखे से जो मोबाइल जिस पर हजारों तरीके की अच्छी बुरी चीजें दिखती हैं, उस पर एक दिन प्रेमानंद महाराज जी दिख गए, उनको मैंने देखा और जीवन का हमें सार मिल गया, सब कुछ मिल गया उससे। तो परिवर्तन अंदर के सिस्टम से हुआ है, ये इसके लिए उम्र का कोई मेन मायने नहीं रखता है। बिल्कुल सही बात है, उम्र का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब अगर लगन, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास मन में जागृत हो जाए तो मुझे लगता है ऐसे ही यूथ संत की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे एक सवाल है, आप संगम में स्नान करने आए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? सबसे पहले मेरा नाम है पंकज सिंह चौहान और मैं नैमी सारणी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हमारा गांव भी वहीं पे पड़ता है, पूर्वा बाजीराव श्री हत्यायण तीर्थ के आसपास। और सबसे पहले मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर जुड़े जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था आज हमने देखी, दिल खुश हो गया। चलिए, दिल खुश हो गया। आशीष से कहें को तस्वीर भी दिखाते रहें कि संगम का ये नज़ारा है। तमाम आपको नाव ऐसी मिल जाएंगी जिसमें तमाम जो भक्त हैं वो बड़ी दूर दूर से आए हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि एक विश्वास होता है कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ पक्षी भी हैं, ये सब इसी समय पे आते हैं, उनको बुलाओ तो आराम से आ जाते हैं। महात्मा, आपसे भी बात करना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और संगम में स्नान करने जा रहे हैं, क्या श्रद्धा भाव यहाँ के जो ग्वालियर से आए हैं साहब और संगम में दर्शन करने आए थे। मोदी जोगी का नाम सुना, जैसी सुंदरता है, जैसे ही सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है गुरु। और जोगी महाराज को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, बहुत सुंदर काम किया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इस तरीके से तमाम जो भक्त आए हैं वो सरकार का भी धन्यवाद अदा कर रहे हैं और इस पवित्र और दिव्य कुंभ को लेकर के जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये आस्था का जमघट भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई किसी को बुलाया नहीं गया है, ये आस्था का जमघट है, लोग बिना बुलाए चले आते हैं और शायद यही आस्था का एक कुंभ कहा जाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हरियाणा से आए साधुओं के भी अनोखे रंग देखने को मिले हैं। महाकुंभ में जंगम बाबा का एक दल अखाड़े पहुंचा। जंगम बाबा खानदानी शिव भक्त होते हैं और केवल साधु संतों से ही दान लेते हैं। ये महाकुंभ और कुंभ के दौरान सभी 13 अखाड़ों में जाकर वहां के साधु संतों से दान लेते हैं। आस्था का महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने वाली है। तमाम साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। आपको इसी कुंभ में तरह तरह के साधु मिलेंगे, तमाम हटी होंगे, उनका अलग एक अपना जीवन होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। आपके उस पे मैं चोटी देख रहा हूँ, तमाम आपके साथी हैं, क्या इसका रहस्य है और क्यों आप लोग ऐसा किए हुए हैं? ऐसा है भगत जी, ये हमारी चोटी नहीं है, ये हमारे जो सर पे है 5 देवी देवताओं का निशानी है। जब भगवान शिव की 108वीं शादी हुई तब भगवान शिव ने हमारे को, ये जब कन्यादान लेने वाला कोई नहीं था, तो हमारे को माता पार्वती और भगवान शिव और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हमारे को ये अपना पहनावा जो उनका श्रृंगार है वो हमारे को दिया था। ठीक है ना जी। तो इस कुंभ में आप लोग कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ? ये हमारी ताकत होगी कम से कम भी 300-400 तो हो गए होंगे, क्योंकि हम साधु लोगों के जो ये 10 नाम हैं, हम इनके पुरोहित होते हैं। ठीक है, जो इनका दान है सिर्फ जंगम ही खा सकता है। आप लोगों में विशेषता एक है कि आप लोग जो दान लेते हैं साधु संतों का ही दान लेते हैं और किसी गृहस्थ का दान नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों आप करते हैं? देखिए, जब हम इन साधु महात्माओं में आते हैं तो हम धुंधुकारा सुनाते हैं, जो सृष्टि का संचालन हुआ था तब हम इन उसके बारे में बताते हैं, और जो आप लोगों से हम दान दक्षिणा लेने जाते हैं तो हम भगवान शिवादि शादी सुनाते हैं। इसी करके जब भगवान शिव की 108वीं शादी हुई तो वहाँ पे दान लेने वाला कोई नहीं था, तो पास में बैठी माता पार्वती कहती है, भगवान आप देवों में देव महादेव कहलाते हैं, क्या आपने इतना बल बाहु नहीं है कि आप अपना कुल पुरोहित उतार सके? तो भगवान शिव तीनों लोकों में ध्यान लगा देते हैं। तो कहाँ पे ध्यान जाता है? अपनी दाई जंगा में ध्यान जाता है
वहाँ पे चीरा लगा देते हैं और अनंत जंगम देर का कलबूत निकाल लेते हैं और कन्नों उंगली में चीरा देकर जंगम को सुरजीत कर देते हैं। ठीक है, सुना सकते हैं आप बताइए जरा सुनिए, क्योंकि आपका जो अद्भुत ये दृश्य जो आपको देख के लोग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो ये शिव, हम जो शिव है, शिव महिमा या शिव की शादी लगा लीजिए। हम 108वीं शादी पे उतरने हुए। जंगम पहले भी था, जंगम आदि अनादि है, आज से नहीं है, जंगम अनादि सालों से है। ठीक है जी। अरे महादेव भंडार भरेंगे, हे महादेव भंडार, अगड़ बम 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 है बम 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 लहरी में, हर बम लहरी में लोग देव महादेव देवो के देव देवो के देव देवन में महादेव, योजन में हनुमान, बद्रीनाथ के बद्रीनाथ। अरे जहाँ देवते मुख राम बजाएंगे, जहाँ देवते मुख हो, जहाँ देवते मुख राम, भजो राम शंकर के न, भजो राम बाहे के न, शिव के नाम पे बलिया घर दशरथ के बालक। फिर रामचंद्र से अवतारी, मैं रामचंद्र से, मैं रामचंद्र से अवतारी। अगर बम 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 रामचंद्र से अवतार हो, तभी राम ने मिला संग मिले मैं सीता न। फिर बोए दई हर न बाड़े वही बोए बम 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 लह। गोरा जी ने ब्यावन चले महादेव, गोरा जी ने क्या क्या बाणे बनते गोरे गोरे अंग में भूत। फिर बालक से बूढ़े बन जावे, बालक से बूढ़े। एक सरप का बंधक, एक सरप का बंधक, दुए सरप दे पैर। फिर 150 का सहरा गोंद ले, 150 का है सहरा गोंद मस्तक पे, लाडे के बनते बनाई बहा। रुस्या रुस्या फिरैन बम 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 बम, मैं अगड़ बम 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 लह। वो शब की भावना पूरी, तभी तो बोलो जय बोल, बम बोले भंडार भरेंगे, बोल शंकर भगवान की। हम जंगम जाने जाते हैं, हमारे जो समाज है उसमें सर्विसमैन भी होते हैं, लेकिन हमारे हर एक कुल से एक बंदे को ये करना पड़ता है, चाहे कोई सर्विसमैन है या कोई ये टल्ली से गुजारा करता है, हमारे परिवार से एक को ये कार्य करना आवश्यक है। नहीं, क्या पूरे आपके कुल से तमाम या फिर जो वहाँ लोग रहते हैं सबके, जो जितने भी जंगम हरियाणा के अंदर हैं उन सभी के कुल से एक ही को ये कार्य करना पड़ता है जी। हाँ जी, तमाम शुक्रिया जानकारी के लिए। जो जंगम वहाँ हरियाणा के जो कुल हैं उनमें से एक जो व्यक्ति को इस भेष में रहकर लोगों की सेवा, भगवान शिव के भक्ति को करना पड़ता है। और इस कुंभ में तरह तरह के आपको साधु संत मिल जाएंगे जिनकी अलग अलग रूपरेखा होगी, उनका अनुष्ठान अलग होता है और शायद इसी वजह से महाकुंभ कहा गया है। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, महाकुंभ प्रयागराज। तो वहीं इस विशाल जन समागम को देखते हुए पूरे प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 12 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही पुलिस फोर्स मेला क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर तैनात हो गई है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात होने वाले जवानों को ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों और सीमावर्ती जिलों में अभेद सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश के बाद इसके पुख्ता बंदोबस्त कर दिए। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है।
एनडीआरएफ अधिकारियों ने महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक जल एम्बुलेंस तैनात की है। गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति से लैस जल एम्बुलेंस त्योहार में तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए महाकुंभ नगर पहुंच चुकी है। महाकुंभ के दौरान जल एम्बुलेंस चालू रहेगी। ये पानी में गश्त करेगी ताकि आपात स्थिति में मौके पर ही उपचार शुरू किया जा सके। जल एम्बुलेंस को तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए इस गति से गंगा को नेविगेट करता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात भी कराएंगे कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और नव्य कुंभ कैसे बन रहा है। दरअसल प्रयागराज के संगम में जब जल की एक एम्बुलेंस बनाई गई है, एनडीआरएफ की पहल है। एनडीआरएफ उसको पूरा मूवमेंट करती है। जल में अगर किसी प्रकार की दिक्कत किसी व्यक्ति श्रद्धालु को हो जाती है स्नान करने में या फिर, तो वो एनडीआरएफ की एम्बुलेंस पहुंचती है और उसको तत्काल प्रभाव में फायदा भी मिलता है और उसको वहां से बचाया जा सकता है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये एनडीआरएफ की एक पहल है, एम्बुलेंस बनाई गई है, निःशुल्क सेवा है। जब भी इनको एक सूचना मिलती है या फिर इनके जो लोग हैं वो लगातार बने हुए रहते हैं, वायरलेस पे जब भी सूचना आई तो ये गाड़ियां कई हैं, इनको रवाना किया जाता है और वहां तत्काल प्रभाव से पहुंचकर वहां पर उनका इलाज करना या फिर कोई को डूब रहा होता है तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, ये सब एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार कर रही है। एनडीआरएफ के हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। सर, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है और आप लोगों को सूचनाएं कैसे मिलती हैं? सूचनाएं हमें अलग अलग तरह से मिलती है। हमारा कंट्रोल रूम है और हमारी अलग अलग टीम अलग अलग घाट्स पे डिप्लॉयड है। वो डायरेक्टली लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है, तो उनके थ्रू हमको मिलता है तो हम वहाँ पे तुरंत रीच करते हैं। इसके अलावा भी मैं इसमें घाट टू घाट मैं इसमें राउंड लेता रहता हूँ। अगर डायरेक्ट अगर कोई मेरे को ऐसा विक्टिम दिखे, कोई पेशेंट दिखे, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उनसे उनको रेस्क्यू करते हैं और उनको जो भी आपातकालीन जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस एम्बुलेंस, जल एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं अंदर मिलती हैं, क्या क्या आप इलाज कर सकते हो, उसके बाद फिर कहाँ रेफर करते हैं आप? जो बेसिक जितने भी इमरजेंसीज है वो सारे ये एम्बुलेंस कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए। तो और अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम तुरंत यहाँ से टाइमली जहाँ से हमको सूचना मिलती है वहाँ पहुँच के टाइमली हम पेशेंट को रेस्क्यू करके हम आगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। और इस बीच जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठंड बहुत है, किस तरीके से मरीज मिलते हैं? क्या वो लोग मिलते हैं जिनके सर्दी जुकाम वाले, या फिर ठंड में किस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं? क्या इलाज कैसे होता है? ठंड में हमारा मेन कंसर्न जो रहता है वो हाइपोथर्मिया का होता है। हाइपोथर्मिया में जैसे आपको पता ही अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसमें जब डुबकी लगाने जब आते हैं लोग तो कुछ ऐसे मरीज हो जाते हैं जो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं, तो उनका हम इमीडिएट अगर हमको ऐसी सूचना मिलती है तो हम यहाँ से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस हुआ फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगर ज्यादा सीरियस है तो हमारे यहाँ पे हर एक सेक्टर्स में हमने यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तो उनके साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं। उनकी एम्बुलेंस यहाँ पे आती है, हम यहाँ से फिर पेशेंट को उसमें शिफ्ट करके हॉस्पिटल तक हम शिफ्ट कर देते हैं। करीब 16 किलोमीटर से ज्यादा का घाट है, कितनी ऐसी एम्बुलेंस लगाई गई हैं लोगों? एम्बुलेंस हमारी टीम अलग अलग जगह पे है, हर एक लगभग ऑलमोस्ट हर एक घाट में हमारी टीम है और वाटर एम्बुलेंस से हम गश्त करते रहते हैं, इसमें राउंड देते रहते हैं ताकि अगर हमको ऐसी सूचना मिले तो तुरंत हम वहां तक रीच कर जाएं। शुक्रिया तमाम जानकारी डॉक्टर साहब। देखिए वाटर एम्बुलेंस क्या काम करती है और किस तरीके से काम करती है और लोगों को कैसे लाभ मिले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को, क्योंकि देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु इसी संगम में डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और निश्चित रूप से सरकार की तैयारी और ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एक बहुत बेहतर है और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी सुविधाओं के लिए प्रयागराज के महाकुंभ में तत्पर है। निश्चित रूप से आने जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है देश दुनिया में एक इतिहास रचने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, महाकुंभ।